हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइस। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बिफोर ब्रिटिश रूल हमारा इंडिया कैसा था और ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा हो गया था, स्टेगनेंट हो गया था, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई थी। बहुत ही डिटेल में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखने वाले हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसे डिक्लाइन होता चला गया, कैसे स्टेगनेंट होता चला गया, उसको देखते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो गाइस बात करें, फर्स्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, डिक्लाइन हो गई थी, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसकी वर्ल्ड वाइड एक वेल नोन रेपुटेशन थी, क्योंकि जो आर्टिशियंस थे, वो जो काम करते थे, जो क्राफ्टमैनशिप थी वो बहुत अच्छी सी स्किल्ड थी और जो मटेरियल यूज़ होता था वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता था। तो जिस वजह से हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल हो गया, जूट टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, कुछ स्कल्पचर्स हो गए, तो ये सब फेमस थे। हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी वर्ल्ड वाइड। बट ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको क्या करा, डिक्लाइन कर दिया। क्यों करा, क्या मोटिव था उनका, मोटिव क्या था उनका, ताकि टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, ताकि वो हमसे रॉ मटेरियल खरीद सके चीप रेट पर। किस लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो चीप रेट पर? अपनी ब्रिटेन की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उनको डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर बना दिया था। किसका? रॉ मटेरियल का, कि हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में रॉ मटेरियल एट चीप रेट का यूज़ करके जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी वो फिनिश गुड प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी को क्या बना दिया उन्होंने, फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिक्लाइन करा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देन सेकंड मोटिव क्या था, टू फोल्ड पॉलिसी बेसिकली उन्होंने अपनाई थी, टू सेल फिनिश गुड इन इंडिया एट हायर प्राइस, कि हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बनाना चाहते थे किसका, फिनिश गुड्स का, कि हम क्या करें, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है फिनिश गुड्स, उन इंडस्ट्रियल गुड्स को हम खरीदें हायर प्राइसेस पर। तो उन्होंने हमें क्या कर दिया था, एक्सपोर्टर बनाया था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया था ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल गुड्स का। तो मोटिव उनका यही था कि हमारी इंडस्ट्री को डिक्लाइन करके वो अपना फ़ायदा देखना चाह रहे थे, मतलब कि अपनी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चीप रेट पर प्रोवाइड करना चाहते थे और जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती थी वो प्रोडक्शन इंडिया में सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। ठीक है, तो ये मोटिव था ब्रिटिशर्स का हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करने का। तो क्या रीजंस थे जिस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, उसको एक बार समझते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोडक्शन करा किसका, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करा था। ध्यान से समझना कैसे करा था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई थी। टैरिफ बेसिकली एक तरीके का टैक्स होता है, जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तब लगता है। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि फ्री कर दिया, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल का तो कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। हम इंडियंस क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इजीली कर पाएंगे, विदाउट एनी टैरिफ कर पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाएगा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में, तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। देन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, और जब हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कराएंगे फिनिश गुड्स को तब भी टैरिफ नहीं लगेगा। फायदा किसका, ब्रिटेन का। ब्रिटेन को चीप रेट पर क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो उन्होंने टैरिफ हटा दिया ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके रॉ मटेरियल का। देन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, अपने गुड्स को इंडिया में हाई प्राइस पर सेल कर सकें, इसलिए इंपोर्ट पर भी टैरिफ हटा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इंपोर्ट कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कैसे अपनाई, कि जब ब्रिटेन का फायदा हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल का, इंपोर्ट हो रहा है फिनिश गुड का, तब तो कोई टैरिफ नहीं लगाया। बट जब हम इंडियंस अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर इम्पोज कर दी हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्सेस लगा दिए। हैवी टैक्सेस लगाने से क्या हुआ, ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का मतलब कि हैंडमेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट खुद से बनाई गई है, ठीक है, तो वो शर्ट जब मैं एक्सपोर्ट करती हूँ तो मान लो उसकी कॉस्ट आई थी 100 रुपीज़ और उस पर 50 रुपये में, क्योंकि हैवी टैक्सेस लग रहे हैं ना, हैवी टैरिफ लग रहा है, तो 50 रुपये का टैक्स लग गया, तो उसकी कॉस्ट हो गई 150 रुपीज़ की। तो 150 रुपीज़ की मैं जब उसको सेल कर रही हूँ तो उसमें मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना, मेरी तो कॉस्ट और बढ़ गई। ठीक है, और अगर मान लो वो 150 की 200 में भी सेल होती है, मेरे को तो प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपीज़ का हुआ। क्लियर। तो उन्होंने क्या करा था, इंटरनेशनली तो हमारी गुड्स की डिमांड कम कर ही दी थी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग कम खरीदेंगे। तो अब इससे क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड तो हमारी रेपुटेशन हो ही कम,
साथ साथ डोमेस्टिकली भी हमारी गुड्स की रेपुटेशन कम हो गई, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की रेपुटेशन कम हो गई, परचेज नहीं कर रहे थे लोग। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन से मशीन मेड गुड्स आ रहे थे वो चीप थे इन कंपैरिजन टू हैंडमेड गुड्स। कि हैंडमेड गुड्स की शर्ट की बात करूं तो वो 100 रुपीज़ की मैं सेल कर रही हूँ, वहीं मशीन मेड जो शर्ट है वो 50 रुपीज़ की सेल हो रही है। तो सब लोग चाहते हैं कि उनको कम प्राइस पर चीज़ मिल जाए, तो सब मशीन मेड गुड्स की तरफ जा रहे थे, हैंडमेड गुड्स को कोई नहीं खरीद रहा था। तो डोमेस्टिकली भी डिमांड कम हो गई और इंटरनेशनली भी डिमांड कम हो गई। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करा बाय इंट्रोडक्शन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की। जब एक्सपोर्ट करा जाएगा रॉ मटेरियल का, इंपोर्ट करा जाएगा फिनिश गुड का, तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों चीज़ों से किसका फायदा होने वाला है? ब्रिटेन का फायदा होने वाला है। बट जहां हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बात हुई वहां पर हैवी टैरिफ लगा दिया गया ताकि हम एक्सपोर्ट ना करें, और डोमेस्टिकली भी हमारे गुड्स की डिमांड कम होगी, क्योंकि मशीन मेड गुड्स जो है वो चीपर थे इन कंपैरिजन टू आवर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से देखा गया है कि डिक्लाइन कर दिया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, ताकि वो हमारी इकोनॉमी को एक एक्सपोर्टर बना सके रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना सके फिनिश गुड्स का। क्लियर हुआ? क्योंकि फीडर इकोनॉमी यूज करना था ना हमारी इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी तो रॉ मटेरियल फीड करा रही ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को। क्लियर हुआ ये पॉइंट? देन अब जब डिक्लाइन हुई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या बढ़ा? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखो, जो लोग, जो आर्टिस्ट, जो क्राफ्टमैन काम कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, अब वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? सब कहाँ जाएंगे? रूरल एरियाज में जाएंगे। किस पर शिफ्ट हो जाएंगे? एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई थी, ठीक है। रूरल एरियाज में बर्डन बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि सारे आर्टिस्ट थे, क्राफ्टमैन थे, वो सारे कहाँ चले गए? अब रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट तो सबको चाहिए ताकि लिविंग अर्न कर सके, जी सके, वो सर्वाइव कर सके। तो सब एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए, तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? रूरल एरियाज में बर्डन बढ़ गया था, एग्रीकल्चर में ओवर क्राउडिंग हो गई थी। देन क्या इम्पैक्ट पड़ा था? जब हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड कम हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही डिक्लाइन हो गई, तो इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया था, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ गया था, क्योंकि ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स थे उनका रेट चीप था इन कंपैरिजन टू आवर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री होती हैं जो मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करती हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में कोई फोकस नहीं करा गया कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री डेवलप हो। वो चाहते थे कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे, हम इंडियंस ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे, कि अगर हमें कोई कैपिटल गुड्स चाहिए भी तो हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कराएं वो। तो उन्होंने एज सच कोई फोकस नहीं करा था इंडिया में कैपिटल इंडस्ट्रीज डेवलप करने का, ठीक है, ताकि हम उन पर डिपेंडेंट रहे। क्लियर? देन लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। भाई लग ही रहा है, दिख ही रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम होगा। तो बहुत कम था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत कम कंट्रीब्यूशन था। देन बात करें लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर जो था वो कन्फाइंड था सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो पब्लिक सेक्टर का भी बहुत कम रोल था, और ब्रिटिशर्स हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना चाहते थे, वो अपना बेनिफिट देखना चाहते थे। हमें उन्होंने क्या बना दिया? एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। क्यों? क्योंकि अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्री का वो डेवलपमेंट कर सके। हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उन्होंने फोकस नहीं करा। वो चाहते थे कि हम इंडियंस उस पर डिपेंडेंट रहे, अपने आप को डेवलप ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर डोमिनेशन करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे। इवन 200 ईयर्स तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल करा। सो गाइज, आज हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर की किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करा गया बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, क्या उसका इफेक्ट पड़ा। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री बहुत कम थी हमारे इंडिया में, लो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में, लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का। आगे हम धीरे धीरे और भी सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने हमारी सभी सेक्टर्स को स्टेगनेंट कर दिया गया। हमारी जो ग्रोथ थी वो बहुत लो लेवल हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।